नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम नूर आलम। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट उन क्वेश्चंस की जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। यानी ये क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से और ज्योग्राफी से और इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। ये हर एक एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इन्हीं को आज हम लोग देखते हैं और इनको बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 24 अक्टूबर को इनमें से कोई क्वेश्चन हो सकता है आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने से बहुत सारे फायदे होंगे, क्योंकि अब आप यहाँ पर कभी भी क्लास देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, लाइव देख सकते हैं, रिकॉर्डेड देख सकते हैं। उसके साथ साथ अनलिमिटेड क्विज मिलेंगे, यहाँ पर स्टडी मटेरियल मिलेगा, मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। साथ ही साथ हर एक चीज़ वो मिलेगी जो आपके जो लर्नर के लिए इंपॉर्टेंट होगी। जैसे आपको स्ट्रेटजिक वीडियो मिलेंगे, यहाँ पर आपको तमाम वो चीज़ें मिलेंगी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। और साथ ही साथ अब आपको मिलेंगे यहाँ पर सेलेक्टेड वन कैंडिडेट्स के रिमार्क्स भी मिलेंगे कि ये सेलेक्टेड वन कैंडिडेट ने क्या क्या किया या उनकी क्या स्ट्रेटजी थी जिसके वजह से उनको सफलता जल्दी मिली। तो जैसे कि अब आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आलोक कुमार पंकज का है, यहाँ पर आप देख रहे हैं शेखर का है। तो ये 2018 में सेलेक्टेड है, ये 2016 में सेलेक्टेड है। तो इसी तरीके से अब आपको यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के रिमार्क्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ जो यहाँ पर प्लस कोर्स है उसमें 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन है उसके साथ आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर आपको 22-23 तारीख को उन्नत लेखपाल मुख्य परीक्षा का एक आपको यहाँ पर एक कह सकते हैं 2 दिन के लिए यहाँ पर ये चलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप बात कर लें मुख्य परीक्षा, जो कि आपको 23 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। इसको आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि आपका नवंबर में आपका लेखपाल का एग्जाम भी है। साथ ही साथ ये बैचेस सभी आपके यहाँ पर रनिंग हालत में है, जैसा कि आपको बताया जा रहा है, और कई बैच हर हफ्ते कोई ना कोई नए बैच बनते रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन 13,600 है, 1 साल का 9350 रुपये, 6 महीने का 7650 है, 3 महीने का आपका 4250 है। आफ्टर डिस्काउंट बढ़ता है ये 12,240 या 8,415 का, यानी 10% जो डिस्काउंट है वो रेफरल कोड का है, और रेफरल कोड के यूज़ करने के लिए आपको लाइव नूर भरना है। साथ ही साथ अगर आप यूपी बिहार की तैयारी एक साथ करते हैं तो एक सब्सक्रिप्शन से 2 फायदे हो जाएंगे, यानी सब्सक्रिप्शन आपका 1 और फायदे 2। साथ ही साथ कभी भी वीडियो में अगर आप कोई ऐसा इनअप्रोप्रिएट कंटेंट देखते हैं तो वहां पर आप तुरंत क्लेम कीजिए। अगर आपका क्लेम सही और सबसे पहले पाया गया तो अनअकैडमी आपको देगा एक बेहतरीन इनाम। जो स्पेशल क्लासेस हमारी चलती हैं वो सवेरे मॉर्निंग में 10 बजे चलती है, जिसमें आपको एक करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। शाम को एक क्लास रात में होती है 9 बजे, जो कि आपका टेस्ट सीरीज है, जो कि आपका 24 अक्टूबर के लिए, उसको आपको यूपी पीसीएस और आरओ के लिए। तो चलिए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला सवाल ये है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं। यानी आपको बताना ये है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक। देखो, सबसे पहले तो आपको बता दें, ये जो सरदार सरोवर डैम है ये नर्मदा नदी के ऊपर है। इसके ऊपर है, नर्मदा नदी के ऊपर है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है, तो इसलिए आंध्र प्रदेश का नर्मदा नदी से कोई लेना देना नहीं, ना ही उड़ीसा का है और ना ही कर्नाटक का है। तो ये 3 ऑप्शन तो आपके यूं ही कट गए। बचा कौन सा? ये। अब आपको बता दें, जो गुजरात में नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर डैम है, जो कि बहुत एक महत्वपूर्ण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, और ये जब से बन रही थी काफ़ी चर्चा में रही है, विवादों में रही है। तो ये जो है गुजरात की, और नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो ये किसकी है? कंबाइंड प्रोजेक्ट गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान का।
अगला है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये परियोजना चंबल नदी के ऊपर है, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कोई दो डाउट नहीं। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, ये कृष्णा नदी के ऊपर है, ये बात भी बिल्कुल एकदम 24 कैरेट सही है, ये भी सही है। शिव समुद्रम केरल में है, ये बच्चा जितना ये परसेंट सही है उतना परसेंट ये गलत है, ये केरल में ना होके ये कर्नाटक में है, ये गलत है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर है, ये मध्य प्रदेश में है गांधी सागर, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। शिव समुद्रम जो है वो शारावती नदी के ऊपर है, शारावती नदी के ऊपर, और शारावती नदी कहाँ है बच्चा लोगों, कर्नाटक में है। बात समझ में आई, ये वाला विकल्प आपका गलत है। अगला है भाखड़ा एक संयुक्त परियोजना है, तो भाखड़ा एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा के, पंजाब की, राजस्थान की, हरियाणा पंजाब दिल्ली, हिमाचल प्रदेश हरियाणा और दिल्ली राजस्थान या पंजाब। तो देखो भाखड़ा जल विद्युत परियोजना जो कि सतलज नदी के ऊपर है, ये कहाँ है, देखो दिल्ली से इसका कोई लेना देना नहीं है, और ये परियोजना जो है बच्चा लोगों भाखड़ा नंगल परियोजना हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब की है। आगे कावेरी जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है, तो देखो कावेरी को लेके आपने देखा होगा बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे यहाँ पर वाद विवाद होते रहते हैं कावेरी के पानी को लेके। अक्सर यहाँ पर ये दिक्कत आती है कि कावेरी के पानी को लेके प्रॉब्लम ये आती है कि, और इस पर कई सारे फैसले भी आ चुके हैं, जैसा कि आप जानते भी होंगे, इस पर कई सारे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कई फैसले भी आए, लेकिन मामला कुछ बन नहीं पाया और फिर भी वो विवाद बढ़ते चलते रहते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जनरली अमूमन 2 राज्य के बारे में लोग जानते हैं, हम 4 राज्य के बारे में बताएंगे आपको। देखो कर्नाटक और तमिलनाडु को तो दुनिया जानती है, 2 छिपे हुए रुस्तम हैं। छिपे हुए रुस्तम कौन है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पौंडीचेरी, ये छुपे हुए रुस्तम हैं, इनको लोग नहीं जानते हैं, इन सभी को जानते हैं। 4 राज्यों के बीच डिस्प्यूट है और इसमें से तमिलनाडु कर्नाटक फ्रंट पे रहते हैं, केरल और पौंडीचेरी ये पर्दे के पीछे का रोल है। निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति केंद्र है, मयूराक्षी, मचकुंड, पल्ली वासार या शिव समुद्रम। बच्चा लोगों याद रखिएगा शिव समुद्रम जो है ये लगभग 1904 के आसपास, अभी हमने बताया था आपको, कर्नाटक में एक नदी पड़ती शारावती, उस नदी के ऊपर है, और वहीं पर आपने सुना होगा जोग वाटरफॉल जिसे महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हैं, और वहीं पर सबसे पहला जो है बिजली स्टेशन लगाया गया था। तो ऑप्शन आपका जल विद्युत परियोजना से अगर ये आता है, जल के बारे में पूछा जाता है तो 1904 का है। निम्नलिखित में से चंबल घाटी से संबंधित नहीं है, गांधी सागर चंबल नदी पर है, जवाहर सागर ये भी है, गोविंद बल्लभ पंत और गोविंद सागर ये दोनों नहीं है, ये बच्चा 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन आपका ए सही है। जो जवाहर सागर है ये चंबल नदी पर राजस्थान में है, गांधी सागर चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। बात समझ में आ गई, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मिदनापुर नहर, कंसवती, तवा प्रोजेक्ट, कृष्णा नदी, मैटूर डैम, कावेरी, उकई, तापी। देखो उकई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट गुजरात में है, ताप्ती नदी के ऊपर है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, ये सही है। और हमें पूछना क्या है, गलत पहचानना है। मैटूर डैम कावेरी पर है, तमिलनाडु में है, ये बात भी सही है, और हमें गलत ढूंढना है, ये भी सही है। मिदनापुर नहर कंसवती नदी पर है, ये बात भी सही है। बात दिक्कत यहाँ पर है, तवा प्रोजेक्ट जो है वो मध्य प्रदेश में है और तवा नदी के ऊपर है, और तवा नदी जो है वो नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है। तो आपका ऑप्शन क्या है, बी, ये ऑप्शन आपका यानी बी सही नहीं है, बाकी सारे विकल्प सही है।
निम्न जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सा परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? दुलहस्ती, लोकटक, चुक्का। देखो, दुलहस्ती जो है वो सलाल नदी के ऊपर है। किस पर है? सॉरी, दुलहस्ती है, सलाल है, बगलिहार है। बगलिहार। तो ये तीनों प्रोजेक्ट जो हैं वो किस नदी के ऊपर हैं? चिनाब नदी के ऊपर हैं। और चिनाब नदी के ऊपर है, J&K में है। लोकटक जो है मणिपुर में है। ये भूटान के सहयोग से चुक्का परियोजना बन रही है, भारत के सहयोग से। कलपुंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो बच्चा, कलपुंग जल विद्युत परियोजना ये है, ये अंडमान निकोबार में है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। अगला निम्नलिखित में से सही नहीं है। तो देखो, कल्पक्कम जो है ये परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तमिलनाडु में है। ये बिल्कुल सही बात है। राणा सागर मध्य प्रदेश में है। गलत बात। राणा सागर कहाँ है बच्चा? ये राजस्थान में है, अभी बताया था। किस नदी के ऊपर है? चंबल नदी के ऊपर है। इसका मतलब नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में। बुलंदशहर जिले में है। ठीक, यूपी सही है। तारापुर महाराष्ट्र में है। बच्चा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही नहीं है और पूछा भी सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा बी। अगला है, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? भवानी सागर, शिव समुद्रम। तो बच्चा, ये शिव समुद्रम जो है ये जो आपका जल विद्युत के लिए है, ना कि सिंचाई के लिए है। याद रहिएगा, कर्नाटक में है, सारावती नदी के ऊपर है, जल विद्युत के लिए है। ठीक, डन। अगला है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? देखो, यहाँ पर क्या है, रंधावा नाम से दो विकल्प हैं, तो एक विकल्प को हम काट देते हैं। तो ये है भारतीय कृषि का इतिहास जो लिखा था वो MS रंधावा साहब ने लिखा था। अगला है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पंतनगर में। कहाँ हुई थी? पंतनगर। कहाँ है आज की डेट में? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। और कब हुई थी स्थापना? 1960 में। तो याद रखिएगा, आज की डेट में अगर आपसे पूछता है पंतनगर कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है और उत्तर प्रदेश के पहले कृषि जो मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, उन्हीं के नाम से रखा गया था नाम इसका। अगला है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है, यानी कि एक साथ दो फसलें। और कैसे उगाई जाएंगी? कह रहा विभिन्न मौसम की दो फसलें। गलत बात। एक ही साथ दो फसलें, अन्य फसलों के साथ एक फसल। देखो, कह रहा है विभिन्न मौसम पर दो फसलें, एक ही साथ दो फसलें। युग्म पैदावार, भाई सीधी सी बात है, रबी की फसल को रबी की फसल से ही तो उगा सकते हो। कि ऐसा तो नहीं गेहूं को धान से उगा दोगे, क्योंकि गेहूं आपकी रबी की फसल है, धान चावल की। तो एक ही मौसम की दो फसलों को पैरेलल उगाना कहलाता है ये। समानांतर कृषि का उदाहरण है, यानी कि एक साथ दूसरे फसल को हम लोग बो देते हैं। जैसे आलू के साथ धान नहीं बोया जा सकता है, आलू रबी की फसल है, धान खरीफ की फसल है। कपास जो है खरीफ की फसल है, गेहूं रबी की फसल है, इसलिए नहीं बोया जा सकता। आलू रबी की फसल है, ज्वार खरीफ की फसल है, इसलिए नहीं बोया जा सकता। यहाँ पर ये दोनों की दोनों रबी की फसलें हैं, दोनों रबी की फसलें, इसलिए गेहूं को सरसों के खेत में, सरसों को गेहूं के खेत में खड़े हुए आपने देखा होगा। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। यहाँ पर प्रकृति पर निर्भरता बिल्कुल है, यानी यहाँ पर हम लोग ज्यादातर प्रकृति पर निर्भर हैं। उत्पादन का निम्न स्तर बिल्कुल विशेषता है, ये सबसे अहम समस्या है। फसलों की विविधता, ये बात भी सही है, क्योंकि एक ही खेत में 4-10 फसलें बो देते हैं। बड़े खेतों की प्रधानता भारत में नहीं है, क्योंकि आबादी ज़्यादा होने की वजह से खेतों का साइज जो है वो लगातार छोटा होता चला जा रहा है, ना कि बड़ा होता चला जा रहा है। निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? यानी लो प्रोडक्टिविटी का कारण जो है वो जनसंख्या का दबाव, बिल्कुल सही बात है। ठीक है,
जोतों का छोटा आकार, ये बात भी सही है, ठीक है। और प्रछन्न बेरोजगारी, ये बात भी सही है। सहकारी खेती से जो है कृषि की उत्पादकता का कोई लेना देना नहीं है। प्रछन्न बेरोजगारी का मतलब होता है यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी। कौन सी? छिपी हुई बेरोजगारी। ये क्या होती है? जैसे किसी खेत में 10 आदमी काम करें और उसमें 25 कुंटल गल्ला उत्पादित होता है, तो आदमी यहाँ पर अगर हम 10 के 15 लगा दें, उसका प्रोडक्शन ना बढ़े, तो इसका मतलब माना जाएगा कि जो 5 आदमी लगाए थे ये फर्जी थे। भारत में रासायनिक उर्वरकों का 2 बड़े उपभोक्ता कौन से हैं? यानी जहाँ ज़्यादा इसका जो है क्या नाम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता है, तो वो राज्य आप सबको जानते होंगे, उत्तर प्रदेश और पंजाब ऐसे राज्य हैं जहां पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हरित क्रांति भी इन्हीं राज्यों में सबसे ज़्यादा सर्वाइव की थी। और हरित क्रांति जहां सर्वाइव की, इसका मतलब वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर इन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया गया, कीटनाशक का इस्तेमाल किया गया, सिंचाई की सुविधाओं का इस्तेमाल किया गया, बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर नए नए बीजों का इस्तेमाल किया गया। संतुलित उर्वरक का प्रयोग किया जाता है उत्पादन को बढ़ाने में, बिल्कुल सही बात है। खाद्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ये बात भी सही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अंधाधुंध यहाँ पर यूज करेंगे तो खाद्य की गुणवत्ता भी घटेगी। भूमि की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए, ये बात भी सही है। इसका मतलब ये सभी विकल्प सही हैं। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? तो ठेकेदारी कृषि को लागू करने वाला राज्य जो है वो पंजाब है। कौन सा है? पंजाब है। अगला सवाल आता है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है? जलवायु परिवर्तन। देखो, जलवायु परिवर्तन का वैश्वीकरण से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक। बाकी जो है ये सब वैश्वीकरण जो है या आपका ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, उनका सबका फसल हो सकता है, इसका कोई लेना देना नहीं, एक नेचुरल समस्या है। एग मार्क क्या है? एग मार्क एक अंडा उत्पादित करने वाली सहकारी समिति, गलत बात। कृषकों के लिए एक सहकारी समिति, बिल्कुल गलत बात। अंडों की एक विनियमित मंडी, बिल्कुल गलत बात। एग मार्क का मतलब होता है गुणवत्ता की गारंटी की मोहर, यानी जिस पर ये मोहर लगी है, इसका मतलब उसकी क्वालिटी के बारे में उसको पूरी तरीके से आश्वस्त कर रही है। महाराष्ट्र में काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण क्या है? इस क्षेत्र में कपास की उत्पादकता की घटना, यानी उत्पादकता का घट जाना, यानी क्षेत्र की जलवायु में सामान्य परिवर्तन, सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण इस क्षेत्र में गन्ने की कृषि के अनुकूल बन जाना तथा गन्ने की फसलों को अधिक लाभप्रद होना, ये विकल्प आपका सी सही है। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें हैं। देखो, वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक फसलें। कौन से? व्यापारिक फसल, ठीक। कौन सी है? ये है, लेकिन दाल नहीं आता, ये गलत हो जाएगा। ये व्यापारिक फसल जो है वो ऑप्शन आपका सी सही है। किस फसल की बुवाई और कटाई के बीच में सबसे अधिक समय पाया जाता है? सबसे अधिक बुवाई और कटाई के बीच, तो बच्चा गन्ना के लिए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि गन्ना जो है लगभग 1 वर्ष में तैयार होती है। कितने में? 1 वर्ष में तैयार होती है। अगला है, भारत में स्वच्छ मछली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? यानी भारत में जो स्वच्छ मछली का जो उत्पादन होता है, यानी जो फ्रेश वाटर, जैसे तालाब है, नदी है, नहर है, इनके मामले में अगर देखेंगे
तो सबसे ज़्यादा स्वच्छ मछली का उत्पादन जो होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। खारे पानी का पूछे तो गुजरात और केरल हैं। यहाँ पर ताजे पानी का पूछे, फ्रेश वाटर पूछे तो पश्चिम बंगाल है। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? यानी धान, ठीक है, तो धान का कटोरा कह लें अगर, तो धान का कटोरा, तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है? जरा आपको पता होगा कि धान का कटोरा जो कहा जाता है वो कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। पुनर्भरण मतलब रिचार्ज योग्य, जल संसाधन से सबसे संपन्न राज्य, मतलब ऐसा वो राज्य बताना है जहां पर अंडरग्राउंड वाटर जल्दी रिचार्ज हो जाता है। यानी वहां पर तो ऐसा राज्य है पश्चिम बंगाल, क्योंकि डेल्टाई रीजन, समतल जमीन है, जलोढ़ मिट्टी है, पानी परकोलेट होकर रिसक के नीचे चला जाता है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। निम्न में से किस जिले में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो कर्नाटक का ये कुर्ग जिला है, यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। गुजरात के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? या तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिल्कुल गलत बात। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिल्कुल सही बात। नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिल्कुल सही बात है। क्या कहा? सही नहीं है, सॉरी, हाँ, दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बात है विषय में सही नहीं है। दूध उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक, मामला दुविधा वाला है। दुविधा वाला ये है कि ये आपका देखो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है। आपका ये भी सही नहीं है, ये इसलिए सही नहीं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है तंबाकू होती है वो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आप पूरी डिटेल में सुन लीजिएगा। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू होती है, इसलिए ये विकल्प गलत है। मूंगफली सबसे ज़्यादा होती गुजरात में, सही है। नमक, ये भी सही है। और सही नहीं है, हमें ढूंढना है, ये भी दूध का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है, तो ये वाला भी सही है। तो इस विकल्प में 30 नंबर विकल्प में इन दो विकल्प सही हैं। यहाँ पर दो सही हैं, दो विकल्प सही हैं और दो विकल्प हैं ए और डी, ये दोनों सही हैं, इसीलिए यहाँ पर इसको भी सही है, ये भी सही है। हालांकि एग्ज़ाम में ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा होता है तो फिलहाल आपको अलर्ट रहना है, ताकि एग्ज़ाम में जो पूछा गया है उन पर बिल्कुल एकदम सटीक से, और ख़ास तौर से ऐसे सवालों पर जहाँ पर ये जो लगा हो इनमें से नहीं है, तो इन पर पैनी नज़र बनाए रखिएगा। तो आज के लिए बच्चा लोगों इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आपको इसी तरीके की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप लोग अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम, जिसमें आपको मिलेगा PDF लिंक और बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये घंटे को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। और साथ ही साथ एक बार फिर बता दें, स्पेशल क्लास हमारी होती है सवेरे 10 बजे, जो कि करंट अफेयर्स की है, रात 9 बजे होती है, जो कि टेस्ट सीरीज है, तो इसको देखना ना भूलिए। दोनों स्पेशल क्लास हैं, दोनों फ्री क्लास हैं। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।